हेलो एवरीवन, स्वागत है संकल्प विद्यापीठ में। और जैसा कि आप लोग हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं एनी वन के लिए, और इसमें मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट से कि 25 का जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आज हम जो लेके आए हैं उसमें 25 के क्वेश्चंस हैं, और ये जो 25 के पूरे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड जो जैसे भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में आप उसको अटेंड कर सकें। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आप लोग देखिए। और ऐसे दोस्त जो नहीं कोचिंग नहीं कर रहे या दूर हैं, कहीं पे बस्ती में हैं, उनके साथ शेयर करिए। जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, और जो भी आपको चाहिए इससे रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं देखता हूँ उसको, और उससे रिलेटेड जो भी मैं कर सकता हूँ फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 का है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताता चलूंगा साथ में। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, ये नंबर दे रखा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ जाए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है जिनको हम काउंट कर सके। तो पहला चीज क्या बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ सीधा, जैसे 1 2 3 ये दे दिया कोई नंबर, और इसमें बोला सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो डायरेक्ट ये सारे नंबर नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो अगर किसी नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाता है, जैसे ये जीरो आ गया, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया, तो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो है, इसलिए सारे काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, देखो अगर नॉन जीरो नंबर है और उसके पीछे जीरो लगा है तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2 ही होगा। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे जो आपका क्वेश्चन, अगर नंबर डेसिमल लग जाए और डेसिमल के बाद अगर जीरो लगा हुआ है उसके बाद नॉन जीरो है, तो डेसिमल के बाद ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहाँ पे कितना होगा 3 ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि डेसिमल लग गया ऐसे 4 2 और लास्ट में जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर से 1 से अगर छोटा है, तो 1 से छोटा होने के बाद नॉन जीरो के बाद जो जितने भी जीरो हैं सब किस में काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा 4। या एक और एग्जांपल, जैसे 0 0 0 4 2 0 6 0, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए एक और चीज, जैसे बोल दे 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बट इसी को मीटर में चेंज कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा 1000 मीटर। 1000 मीटर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 ही होगा, क्योंकि बाकी के तो क्या है पीछे जीरो है। तो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, तो क्वेश्चन में देखो भाई ये वाला एग्जाम्पल था, आगे वाले जीरो तो काउंट नहीं होंगे, नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो के बाद डेसिमल अगर 1 से छोटा है तो नॉन जीरो के बाद जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो यहाँ पे 2 हो गए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो सारे सिग्निफिकेंट जैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, ये सारे जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस हैं ये सारे यहाँ पे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या बोल रहा है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो जब फिजिकल क्वांटिटी की बात आ जाती है तो मैंने बोला है कुछ को डायरेक्ट याद रख लो, जैसे क्या है डिस्टेंस, तो चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। देखो भाई थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसका भी हो इसका यूनिट क्या है मीटर है। ऐसे ही स्पीड हो या वेलोसिटी हो, जो बेसिक वाला है वो तो आपको याद होना है, स्पीड और वेलोसिटी का इसका क्या है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटा होना चाहिए फोर्स, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बाकी बना सकते हैं। फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट क्या हो गई केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको याद रख लेना है डायरेक्ट, फोर्स का बहुत जगह यूज होता है। अच्छा अब देखो एक चीज और, जैसे मैं बोल दूं एनर्जी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एनर्जी। एनर्जी मतलब दुनिया की कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, बहुत सारी एनर्जी होती है, स्प्रिंग एनर्जी, तो कोई सी भी एनर्जी हो सबका यूनिट सेम रहता है पहली बात तो आपको अगर एनर्जी किसी भी चीज का एनर्जी पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, सबका यूनिट सेम रहेगा।
अब किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, तो मैं इससे निकाल के दिखा रहा हूँ। हाफ mv², हाफ तो कांस्टेंट है, m क्या है मास, मास की यूनिट केजी हो गई, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, बट स्क्वायर है तो दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था यही था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाके इसको क्या लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ केजी मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके सेकंड -2। अच्छा एक और चीज, एनर्जी और वर्क, फिजिक्स में वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है, देखो अभी मैंने बोला याद कर लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया मीटर, तो यूनिट क्या बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज देखो यहाँ पे, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या है सेम, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होता है सेम। तो ध्यान रखना, चाहे एनर्जी का हो चाहे वर्क का। और ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको दे देगा यहाँ पे 4 ऑप्शन और बोलेगा इसमें से किसका यूनिट सेम है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है सेम। आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या क्या यूनिट है। जैसे पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर क्या है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी का तो आप निकाल ही दिया मैंने, फोर्स का निकाल दिया, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में चल रहा है और रेडियस कितना है r है, कितना है r, किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है v वेलोसिटी है, ठीक है, सर्कल में घूम रहा है। तो पहली बात तो ध्यान रखो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस पर एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसको क्या बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उससे जो एक्सेलेरेशन होता है क्या कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी सर्कल में घूम रहा है, तो ये तो कैसी वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी है, कैसी वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी। एक और वेलोसिटी हो रही है क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, क्या है एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। और दोनों का रिलेशन क्या है, तो दोनों का रिलेशन क्या है v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी कितना होता है आर ओमेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन खोजो, यहाँ ओमेगा इक्वल टू वी आर, ये तो गलत हो गया, वी स्क्वायर है ही नहीं कहीं पे, ओमेगा इक्वल टू आर बाई वी, यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा v डॉट ओमेगा, ये भी नहीं है हमारा आंसर। यहाँ पे देखो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा r डॉट ओमेगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होता है, क्या होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका रिलेशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है, किसके साथ लीनियर एक्सेलेरेशन के साथ, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आते हैं। स्लोप किसके बीच में स्लोप है, देखो स्लोप जो है आपका वो किसके बीच में है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो स्लोप ये होता है ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे जो एंगल होता है इसी को स्लोप बोलते हैं, थीटा, ये क्या कहलाता है स्लोप कहलाता है। और इस थीटा को अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे लगा दूं छोटा सा, इसको मैं बोल सकता हूँ dv असली में, इसको क्या बोल सकता हूँ dt। तो जो स्लोप है किसको शो कर रहा है टेन थीटा को, स्लोप किसको शो करता है टेन थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये dv बाय dt, और dv बाय dt क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो v वर्सेस t का जो स्लोप है डायरेक्ट याद रख सकते हो किसके इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा किसके इक्वल dv बाय dt, और ये चीज क्या है एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन। ऐसे ही सेम कहानी कहाँ पे पूछ सकता है आपको पूछ सकता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, किसमें पूछ सकता है, अगर डिस्टेंस होगा तो अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो अलग होगा। मैं दोनों का बता देता हूं, मान लो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, और एक तरफ क्या है टाइम, इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ ऐसा होगा कुछ, एंगल ये स्लोप हो गया, यहाँ पे लगा दिया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है थीटा, जो स्लोप है किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी।
अगर यहीं पे डिस्टेंस बाय टाइम का होता तो उसका जो स्लोप होता किसको रिप्रेजेंट करता, स्पीड को करता। ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी और डिस्टेंस होगा तो वो क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये भी अच्छा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। द वेट ऑफ ए मैन एन ऑब्जेक्ट इज 0 एट। पहली बात तो वेट 0 कब होगा ये समझो। तो वेट क्या होता है किसी भी चीज का, क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब मास तो जनरली अभी तक हमने पढ़ा है कि मास क्या होता है, कांस्टेंट। अभी फिलहाल में हमारे सिलेबस में मास को वेरी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम कांस्टेंट मानते हैं। अब यहाँ पे वेट 0 होने के लिए मास तो 0 हो नहीं सकता, तो ग्रेविटी को क्या होना पड़ेगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जहां पे ग्रेविटी 0 होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वेट 0 हो जाएगा। जैसे कहां पे, स्पेस में कोई पूछता है तो स्पेस में नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो भाई वहां पे वेट क्या होता है, 0 होता है। बट यहाँ पे स्पेस का ऑप्शन तो है नहीं, तो अर्थ से रिलेटेड है, तो अर्थ का मैं आपको बता देता हूं, देखो समझो। अर्थ में क्या होता है, अर्थ जो है हमारा, उसमें ये होता है पोल और ये होता है इक्वेटर। तो जो मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी मैक्सिमम बोलते हैं, जो सरफेस पे बोलते हैं, अर्थ के सरफेस पे, कैसी को हम बोलते हैं, पोल पे, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अब अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितना होता है, 0। पोल पे कितना होता है, मैक्सिमम। फिर इक्वेटर पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपसे कि अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएं, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगा। तो इस केस में देखो, पोल से ज्यादा है, उससे कम की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर है सबको? अच्छा, सेम अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो क्या होगा, तो इस केस में ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, अर्थ के सेंटर पे कितना है, 0, सरफेस पे मैक्सिमम होता है और पोल पे भी मैक्सिमम बोल सकते हैं। कितना होता है, 9.8। तो पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज। वेट कहाँ 0 है, तो जहां पे आपका ग्रेविटी 0 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, ए हाइट इक्वल टू 1/3। ऊपर जाने से भी क्या होता है, ग्रेविटी, या तो ऊपर जाओ हाइट पे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है, या अर्थ के सेंटर पे आओ तो भी ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज, बट 0 नहीं हो सकती। द इक्वेटर द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका आंसर क्या है, द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूव। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है। मूव विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, वो कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ मच इज द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स लगेगा उस बॉडी पे टू चेंज द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए। फाइनल वेलोसिटी कितना करना है, 15 मीटर पर सेकेंड। भाई वेलोसिटी बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स देना पड़ेगा। कितने सेकंड में टाइम दे रखा है, 1 मिली सेकेंड। क्या दे रखा है, 1 मिली सेकेंड, या 1 ms लिख दो डायरेक्ट, 1 ms। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फोर्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t जानते हैं हम लोग। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 15, इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम को देखना है, तो टाइम देखो यहाँ पे मिली सेकेंड में दे रखा है, जबकि हमको किस में चाहिए टाइम, हमको चाहिए आपका टाइम ये सेकंड में, क्योंकि ये सब किस में है, सेकंड में। तो 1 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। हम इसको मैं ऐसे लिख दूं 10⁻³ मिली सेकेंड। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा ये। अगर 1 मिली सेकेंड को चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा इसको लिख दूंगा 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5, ये ऊपर जाके फिर से प्लस हो जाएगा 10⁻+3, ये आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है भाई हमारा, 2 kg दे रखा है। मास कितना है, 2 kg। मास कितना है हमारा, 2 kg है।
एक्सेलेरेशन आ गया 5 इंटू 10⁻³ इंटू करूंगा 5 टू 10 इंटू 10⁻³, एक 10 और बढ़ जाएगा तो 10⁴, और मास है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10⁴ न्यूटन के करीब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नोट कर लो भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ द वेव दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक ऐसी एनर्जी जो यूनिट एरिया में से पास होती है यूनिट टाइम में, इस टाइप की एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड नहीं, क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी। याद रखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक ऐसी एनर्जी जो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में पास होती है उसको क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम इज डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है? तो देखो पहली बात तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सुन लो इसको। क्रिटिकल एंगल किस में यूज होता है ये मैं बता देता हूं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये बच्चे लोग बोलते भी हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो ये कब होता है? ये होता है TIR में। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कुछ कंडीशन है, इसकी क्या है? कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है? पहली बात तो मान लो ऐसे है, तो लाइट कैसे पास होनी पड़ेगी? फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट डेंसर मीडियम से कहां जानी पड़ेगी? रेयर मीडियम में जानी पड़ेगी। ठीक है, लाइट डेंसर मीडियम से कहां जानी पड़ेगी? रेयर मीडियम में। अच्छा कैसा होता है, क्यों ऐसा होता है? देखो लाइट मान लो यहाँ पे मैंने एंटर कराया, ये मेरा डेंसर मीडियम हो गया और ये ऊपर वाला मेरा क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, अच्छा लाइट मान लो यहाँ पे 30 डिग्री गई, तो जब डेंसर से रेयर जाती है तो कैसे बेंड होते हैं? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये एंगल 30 से बड़ा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, मान लो 40 होगा। ऐसे ही करते करते एक ऐसा इंसिडेंट एंगल मिलेगा हमको, कुछ भी हो सकता है वो इंसिडेंट एंगल, जिसपे ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है, जिसपे ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कैसे लाइट बेंड हो जाएगी? ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी, लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी और कितना एंगल बना लेगी? रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो वो इंसिडेंट एंगल TIR में, ये TIR में ही हो सकता है, ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही हो सकता है। कब? जब लाइट डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में। तो वो इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्रैक्शन एंगल क्या बन जाए? 90 डिग्री, उस इंसिडेंट एंगल को ही क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। अब इस एंगल से जैसे ही लाइट को आप इंक्रीज कराओगे, एंगल को इंक्रीज कराओगे IC से, तो लाइट बेंड होके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी और यही क्या कहलाता है? TIR। क्या कहलाता है? TIR। ठीक है, तो ये भी पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। TIR होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दूसरा कंडीशन, इंसिडेंट एंगल किससे बड़ा होना पड़ेगा? क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे कितना मैक्सिमम एंगल कितना मिल जा रहा है? 90। अब 90 से ज्यादा होने के लिए इसको वापस कहां आना पड़ेगा? सेम मीडियम में। और जब सेम मीडियम में लाइट आ जाती है तो वो क्या बन जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो एक्चुअली में डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डिपेंड करता है स्पीड, वेलोसिटी, या मैं उसको सीधा बोल सकता हूं वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ, क्योंकि लाइट अलग अलग कलर की होती है और सबकी वेवलेंथ अलग होती है, तो उस हिसाब से स्पीड भी अलग होगी, वेव भी। ये सारी चीजें आपस में रिलेशन करती हैं, ध्यान रखना। स्पीड भी, लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तीसरा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखा है? डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी गलत है। डिपेंड करता है एक कांस्टेंट, ये भी गलत है। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे? वेवलेंथ पे, स्पीड पे, टेम्परेचर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। कौन डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल। कौन? क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। हीट कैपेसिटी देखो, हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं इसको, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की किस पे डिपेंड करती है? तो ये ओनली डिपेंड करती है किस पे? मास पे, और हम एक चीज बोल सकते हैं अगर तो मटेरियल। किस पे बोल सकते हैं?
मटेरियल या नेचर पे बोल सकते हैं। किस पे बोल सकते हैं? नेचर। बट सबसे ज्यादा हम ये करेक्ट आंसर है हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो क्या है आंसर? द मास ऑफ द बॉडी, यूनिट मास नहीं, यूनिट मास नहीं, द हीट गिवन आउट नहीं, द टेम्परेचर नहीं, किस पे डिपेंड करता है? ओनली मास पे, और कुछ हद तक किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल और नेचर पे। क्लियर है सबको? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका क्लास 10 में नहीं मिलेगा। ये टॉपिक आपको कहाँ पढ़ने को मिलता है? क्लास 11 में ज्यादा मिलना है। तो कुछ क्वेश्चंस एनीवन के ऐसे हैं जो क्लास 11 से आते हैं, उसमें ये एक ऐसा टॉपिक है, बट इतना हार्ड नहीं है कि इस हार्ड लेवल का नहीं आता है जैसे क्लास 11 में आता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीट गेन बाय 4 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। क्या बोल रहा है? हीट 4 ग्राम वाटर, मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है, उसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें हीट देना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन में आपको रिलीज वाला भी पूछ सकता है कि 4 ग्राम वाटर था जो 100 डिग्री सेल्सियस था, उसको कहां तक लाना है? 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे हीट गिवन आउट हो चाहे ऑब्जर्व करे, दोनों केस में एब्जॉर्व करे, दोनों केस में सेम रहेगा। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? हीट गिवन हो चाहे आउट हो चाहे ऑब्जर्व हो, हीट कितना फॉर्मूला है? mc डेल्टा टी, सिंपल फॉर्मूला mc डेल्टा टी। Q क्या है? जो हीट की हम बात कर रहे हैं Q है। M क्या है? मास कितना है? 4 ग्राम है। अच्छा हम तो केजी में यूज करते हैं, बट यहाँ पे देखो आपको इजी करने के लिए क्या करा है, ये ग्राम में दिया है और ये भी आपको किस में दिया है? ग्राम में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 11 का टॉपिक है, 11 में आपको ये केजी में होगा, ये ग्राम में होगा, तो आपको ये सब करना पड़ेगा चेंज वगैरह। यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी तब। तो मास देखो ग्राम में है, तो ये भी किसमें? ग्राम में, तो कोई चेंज नहीं करना। सी की वैल्यू स्पेसिफिक, सी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चेंज करने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत होती है, हीट गेन करने के लिए या आउट करने के लिए। कितना दे रखा है? हर किसी का अलग होता है। जैसे वाटर है, आइस होगा तो आइस का अलग होगा, कुछ और ऑब्जेक्ट होगा तो उसका अलग होगा। ध्यान रखना, मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ध्यान रखो ये चीज, किस पे डिपेंड करता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो 4, ये कितना दे रखा है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। इसका यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो यूनिट याद रखना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, 0 से कहां तक लाए? 100, तो चेंज कितना हुआ? 100 का हुआ, ठीक है। तो Q कितना मिल जाएगा मेरे पास? 400। और क्योंकि एनर्जी है, हीट क्या है? एक टाइप की एनर्जी, और एनर्जी इसमें किसमें दे रखा है? कैलोरी में। हम क्या यूज करेंगे? कैलोरी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 400 कैलोरी। क्लियर है? अच्छा एक चीज और इसमें मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं या हीट वहां से आउट कराते हैं, निकालते हैं, तो अगर स्टेट सेम होता है उस समय कौन सी हीट यूज होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज होती है, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनो, अगर किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं या हीट उससे निकाल गए, बट स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट सेम है, जैसे वाटर है तो वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 40 कर रहे हैं, तो उसमें हीट देना पड़ेगा। या मान लो एक वाटर है, उसका ऑलरेडी 80 डिग्री टेम्परेचर है, बट उसको हम लोग कहां तक ला रहे हैं? 20 तक ला रहे हैं। इन दोनों केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये क्या है? MC। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे। बट यहां पे ही ऐसे पूछता नहीं है, पर फिर भी सुन लो, एक हीट होता है लेटेंट। अच्छा पहले समझ लो, जैसे मान लिया 4 ग्राम आइस बोल दिया, 4 ग्राम क्या बोल दिया? आइस। उसको चेंज करो वाटर में और कहां तक ले जाओ? 100 डिग्री सेल्सियस तक। और आइस मान लो बोल दिया कितना था? -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे स्टेट अलग अलग है। ये जनरली क्लास 11 में मिलेगा, बट बाई चांस आपके आता है तो कैसे करोगे? तो 4 ग्राम जो आइस है, तो पहले हम आइस को कहां तक ले जाएंगे? आइस को चेंज करेंगे, और आइस को कहां तक ले जाएंगे हम लोग? वाटर तक। आइस को पहले कहां तक ले जाएंगे? नहीं, पहले डायरेक्ट आइस को आइस तक ले जाना पड़ेगा, और इसमें हीट कौन सा देना पड़ेगा? स्पेसिफिक, ताकि ये -10 से कहां तक पहुंच जाए? 0 डिग्री सेल्सियस तक। फिर आइस को किसमें चेंज करना पड़ेगा? वाटर में। बट यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, बट ये हीट टेम्परेचर नहीं चेंज करती, ये क्या चेंज करती है? स्टेट चेंज करती है। यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है ये स्टेट चेंज करती है।
ये टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती और इस हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर स्टेट चेंज कराना है, आप डायरेक्ट नहीं करा सकते, आइस को पहले आइस का मिनिमम तक ले जाना पड़ेगा। जैसे -10 डिग्री सेल्सियस था तो आपको कहाँ लेना पड़ा, आइस कहाँ से बनता है, 0 तक। तो इसमें क्या यूज होगा, स्पेसिफिक हीट। क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ये टेम्परेचर को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। फिर आइस को वाटर में चेंज करना है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसमें क्या चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा। तो स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। और फिर वाटर को हम वाटर तक ले जा सकते हैं और इसमें 0 से कहां तक डायरेक्ट ले जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर यहाँ पे क्या यूज होगा, स्पेसिफिक हीट। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट यूज हुआ, यहाँ पे लेटेंट हीट यूज हुआ और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। ऐसे करना पड़ता है क्लास 11 में। बट आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेंदी हो जाएगा और इतना आप लोगों ने अभी क्लास 11 में नियरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, मैं बहुत सारे बच्चे लोगों ने बोला कि 25 के क्वेश्चन आप करा दीजिए ना प्रीवियस ईयर के, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो जो भी दोस्त हैं आपके जो बाहर रह रहे हैं उनको शेयर करिए, जो मैंने बोला है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, आपके 2-3 दिन के अंदर नेक्स्ट पूरा इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छी मेहनत करिए और अच्छी रैंक लाइए। थैंक यू।